हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी पेपर नंबर 2 सीटेट के लिए, जिसको कि 6th से 8th स्टैंडर्ड के लिए माना जाता है। यानी कि जो बीएड एस्पिरेंट्स हैं वो पेपर नंबर 2 जो है वो देते हैं। तो सीटेट अगर आपका किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया है, या आप पहली बार भी सीटेट देने की जो मतलब पहली बार देने जा रहे हो, तब भी आपके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीछे की क्लासेस जितनी भी मैंने सीटेट से रिलेटेड डाली हुई हैं, शायद 6 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो आप उनको भी जाकर जरूर चेक करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें बताए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उनको, तो प्लीज़ जाकर उनको जरूर देखिए। तो आज की क्लास में हम पहले टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि टॉपिक क्या है, और उसके बाद हम उसके रिलेटेड 30 एमसीक्यू जो है वो पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्लास को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना है, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। या फिर आप इस क्लास में, इस तरह की क्लासेस में अगर कोई सुधार चाहते हो, तब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। इस क्लास का जो टॉपिक है वो दो टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स, सोशल सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड ये वाला टॉपिक रहेगा। तो पहला टॉपिक इसमें है भारतीय संविधान। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आज की क्लास में बनेंगे, और वही हमारे टॉपिक दो रहेंगे। और दूसरा हमारा जो एक टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो भारतीय संविधान से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, क्या होता है भारतीय संविधान, इसकी विशेषताएं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान जो है लिखित और विस्तृत है। ठीक है, सबसे जो किसी भी, अगर पूरे विश्व की बात कर रही हूं मैं, अगर देखा जाता है तो पूरे विश्व में सबसे विस्तृत जो संविधान है लिखित फॉर्म में, वो है भारतीय संविधान। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित रूप में है और सबसे वाइड रूप में पाई जाती है, सबसे विस्तृत रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, मेन लाइन है, और सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, एग्जामिनर जो है इसी लाइन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो बनाकर दे देंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान कौन सा है, पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, ठीक है, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप इस क्वेश्चन इसी लाइन से बन सकते हैं। नंबर 2 पर है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति है भारत के संविधान की, यानी कि जो भारत है उसमें, भारत में कार्यपालिका है, विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी जो है वो होती है, तो इसलिए भारत में संसदीय शासन पद्धति जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। जो शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, पहली है संघ, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उसमें जो है वो केंद्र जो है वो नियम और कानून जो है वो बनाता है। उसके बाद राज्य सूची जो है वो राज्य के लिए है, और संपत्ति सूची जो है वो दोनों उसमें इक्वल जो है वो कानून और नियम बनाते हैं। ठीक है, तो 3 सूचियों के अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखने हैं। तो कितनी सूचियां पाई जाती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां जो है वो पाई जाती है। नंबर अगला जो फैक्ट है वो ये है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये एक ऐसा, मतलब मेन टॉपिक ही मैंने रखे हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान के भाग नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, और
हमारे टोटल जो है वो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले 7 हुआ करते थे, उनमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 301 के तहत, ठीक है? और वो जो फंडामेंटल राइट जो संपत्ति का अधिकार था वो 31 था, उसको हटा दिया गया था बाद में। तो अब हमारे पास जो है वो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, ठीक है? तो नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? कि राज्य जो है या फिर केंद्र जो है वो अपने किसी भी मतलब जो नागरिक हैं उनके ऊपर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, निरंकुश जो इस्तेमाल है उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए जो नागरिक हैं उनको भी अधिकार जो है वो दिए गए हैं। अधिकारों के साथ-साथ संविधान में उनके कर्तव्य भी बताए गए हैं, उनके राइट्स भी और उनके ड्यूटीज भी दिए गए हैं, ठीक है? तो दोनों को दिया गया है बराबर, ठीक है? अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी बनती हैं, ड्यूटीज जो हैं वो कर्तव्य जो है वो एक टोटल एक जो 11 ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है? जो पहले 10 ही थी और 11वीं को बाद में जोड़ा गया था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है? होती क्या है धर्मनिरपेक्षता? हम बोल तो देते हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है वो हम जानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता जो है उसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुस्लिम लोग देख लेंगे आप, भारत में जो हिंदू हैं वो देख लेंगे आप, सिख देख लेंगे, बौद्ध देख लेंगे, ईसाई देख लेंगे, मतलब हर धर्म का भारत में आपको कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो दिख जाएगा, ठीक है? तो भारत जो है वो किसी को इस चीज के लिए बाध्य नहीं करता है कि आपने ये वाला धर्म अपनाना है, आपने ये वाला धर्म अपनाना है। भारत के लिए जो है वो सभी धर्म एक बराबर हैं, ठीक है? भारत जो है वो किसी को भी आधिकारिक धर्म घोषित नहीं करता है कि भारत एक हिंदू देश है या भारत एक मुस्लिम देश है, भारत एक सिख देश है, मतलब इस तरह से भारत जो है वो बिल्कुल भी घोषणा नहीं करता है। भारत के पास अब जो आधिकारिक धर्म है वो कोई नहीं है। भारत के लिए सारे धर्म जो है वो एक बराबर हैं, ठीक है? और वह सभी धर्मों का समान समान रूप से सम्मान देगा, ठीक है? भारत जो है वो सभी धर्मों को, ऐसा नहीं है कि एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ सिख है, तो भारत जो है वो उनके तीनों के लिए अलग-अलग कानून बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भारत जो है वो उन तीनों ही नागरिकों के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, उनके लिए कानून जो है वो इक्वल ही बनेगा, ठीक है? भारत का कोई भी नागरिक है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, सबको सम्मान सम्मान समान रूप से सम्मान जो है वो दिया जाएगा, ठीक है? किसी के साथ कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को इक्वालिटी और इक्विटी जो है उसके साथ ही रखा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारतीय मॉडल बनाम अमेरिका अमेरिकी मॉडल। तो भारतीय मॉडल वर्सेस जो अमेरिकी मॉडल है, अमेरिकी जो धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के बीच जो है वो सख्त अलगाव है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य धर्म से दूर तो रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर धार्मिक कुरीतियों जैसे छुआछूत को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, ठीक है? मतलब भारत का ये है कि जो अमेरिका है उसमें राज्य और धर्म के बीच कोई मतलब लगाव नहीं है, आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, किसी के साथ कैसा हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि हमें इस चीज को, ये कुरीति है, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है, बहुत टाइम से चली आ रही है, एक कुरीति है जिसको खत्म करना जो है वो भारत की जिम्मेदारी है, तो उसको उसमें वो हस्तक्षेप फिर कर सकता है, ठीक है? तो जो भी धार्मिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए, जैसे उदाहरण में दिया रखा है कि जैसे छुआछूत की हो गई, भेदभाव की कुरीति हो गई, ठीक है? बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे मतलब कि हर तरह की, जैसे सती प्रथा है, मतलब वो खत्म की थी। तो उस तरह से कोई भी अगर कुरीति है, धार्मिक कुरीति है, तो उसको समाप्त करने के लिए जो भारत है वो फिर उस धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, हस्तक्षेप भी कर सकता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है वर्चस्व को रोकना। वर्चस्व को रोकना, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी ना हो, ठीक है? कोई एक धार्मिक समुदाय जो है वो दूसरे पर हावी ना हो, यानी कि आप मान लो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं वो चारों ही इक्वल रूप से रहें। ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग जो हैं वो ये कहें कि हम ही सब कुछ हैं, मुस्लिम लोग जो हैं वो ये कहें कि नहीं हम तो दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं, हम ही सब कुछ हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे एक समुदाय जो है दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होगा।
नेक्स्ट है कि एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाएं, ठीक है। कि मतलब कि कुछ लोग जो होंगे, जैसे मतलब मान लो कि हिंदू धर्म है, उसमें पहले बहुत सारी कुरीतियां थी, छुआछूत था, और एक तरह से भेदभाव किया जाता था, नीच लोग समझे जाते थे, जो छोटी जातियों को ऐसे कहा जाता था कि जो छोटी जातियां के लोग हैं उनको बांट दिया जाता था। जब ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे वो स्वयं को उच्च जाति के लोग मानते थे, और जो बाकी वैश्य शूद्र जो होते थे उनको जो है वो निम्न जाति में मानते थे, तो फिर उनके ऊपर हावी हो जाते थे, मतलब उनके ऊपर मतलब कि उनको दबा के रखा जाता था, उनको जो है वो किसी भी तरह का जो छूट है वो नहीं दी जाती थी, उनको किसी भी तरह का स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी कि आप यहाँ से पानी पी सकते हो, आप यहाँ से जा सकते हो, आप वहाँ पे बैठ सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा था कि एक मंदिर अगर होगा तो उसमें भी जो उच्च जाति के लोग हैं वो कहते थे कि हम जाएंगे, आप बिल्कुल भी इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह से कोई भी धर्म जो है, मतलब ये तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म का उदाहरण दे रही हूँ आपको, कोई भी धर्म जो है वो अपने धर्म के लोगों पर ही जो है वो अत्याचार बिल्कुल भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि राज्य किसी विशेष धर्म को थोपेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो राज्य है वो एक ये कह देगा कि जो विशेष धर्म है, कोई भी किसी भी धर्म को उठा के कह देगा कि आप इसी धर्म को अपनाओ, ठीक है, आपको यही धर्म अपनाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको पता चल गया होगा कि आधिकारिक धर्म भारत का कोई नहीं है, और भारत जो है वो हस्तक्षेप भी कर सकता है जरूरत पड़ने के ऊपर, और भारत जो है वो विशेष धर्म को बिल्कुल भी नहीं थोपेगा, और ये सुनिश्चित करता है भारत की धार्मिक समुदाय एक दूसरे पर हावी ना हो, ठीक है। तो आई होप कि धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आपने एंड तक जरूर क्लास को देखना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। मुझे जरूर बताना है कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, ठीक है। आपका एक लाइक जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, मैं और अच्छे से आपके लिए क्लासेस जो है वो ला पाती हूँ। तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल रहती हैं, या बिल्कुल भी आपको लगता है कि मेरी क्लासेस जो है आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, और क्लासेस को एंड तक जरूर देखा करिए, ताकि आपके लिए जो ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहें। आप नोट्स जरूर बनाइए, इन क्वेश्चंस को जरूर लिखिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा, जो भारतीय संविधान की अंतरात्मा है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा यानी कि भारतीय संविधान की जो एक सोल है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है या मौलिक अधिकारों को, या मौलिक कर्तव्यों को, या प्रस्तावना को, या फिर जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को। तो भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा है वो कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, ठीक है। जो अंतरात्मा है वो कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय अर्थ ये होगा कि राज्य किसी का भी किसी राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी और सम्मान, ठीक है। राज्य जो है वो सभी धर्मों से दूर रहेगा, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, और राज्य जो है वो किसी के धर्म में भी किसी भी प्रकार का जो एक थोपेगा नहीं कि आपको यही धर्म अपनाना है। वो उसके लिए सभी धर्म जो है वो इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। वो किसी भी धर्म से रिलेट नहीं होके नहीं चलेगा, ठीक है, कि हाँ हिंदू है तो इसको ज्यादा अधिकार दे दिया, हाँ मुस्लिम है तो उसको कम अधिकार दिया, हाँ सिख है तो उसको बिल्कुल ही कम अधिकार दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भारत है वो सभी धर्मों का बराबर दूर रहेगा और उनका बराबर सम्मान करेगा, ठीक है। तो ये आप आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है कि किस संवैधानिक जो संशोधन है उसमें किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था प्रस्तावना में, वो 42 अमेंडमेंट हुई थी। 40 जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो था वो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति का बंटवारा किसके बीच है। तो शक्ति का बंटवारा जो था वो मैंने आपको बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बंटवारा शक्तियों का है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट है कि संघवाद, ठीक है,
संघवाद फेडरलिज्म जो है उसको उससे क्या तात्पर्य है? तो संघवाद जो है उसका तात्पर्य ये है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होना, ठीक है, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होना जो है वो संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी जो है उसको अनुमूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान जो है उसको कौन सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ठीक है। उन्मूलन जो है वो ये होता है कि अंत, ठीक है। दो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो है, जो भेदभाव है, जो किया जाता था कि हम छुआछूत जो है वो उसको किया जाता था पहले हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा, तो वो जो है इसका अंत जो है वो कौन से अनुच्छेद में जो है वो रखा गया है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है, ये मौलिक अधिकार के अंडर आता है, फंडामेंटल राइट है ये कि किसी भी प्रकार की किसी के साथ भी अस्पृश्यता जो है वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का क्या अर्थ है? हस्तक्षेप की नीति का अर्थ है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य धार्मिक प्रथाओं में बदलाव कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो राज्य है वो धार्मिक प्रथाओं में बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा जो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, तो वो है 14 से कम उम्र के बच्चों के से मजदूरी पर रोक, ठीक है। 14 से कम उम्र जो है उसके जो उसके नीचे जो बच्चे हैं, ठीक है, बिलो देन 14, तो इस इतने छोटे बच्चों से अगर मजदूरी ले रहे हो आप तो वो है शोषण, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा जो थी वो कब हुई थी? पहली संविधान सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 आपने याद रखना है, ये पहली संविधान सभा हुई थी, ठीक है। बैठक जो थी संविधान सभा की, तो ये पहली हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस कमेटी में उस जो एक बैठक हो रही थी उसके सबसे बुजुर्ग, सबसे एज्ड व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, उनको बनाया गया था। लेकिन जब उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी थे, तो उनको जो था वो अध्यक्ष जो था वो बनाया गया था। नेक्स्ट है कि संसदीय पद्धति में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो संसदीय पद्धति में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख जो प्रधानमंत्री है वो होता है। वैसे तो कहने के लिए सॉरी, वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए होते हैं, बाकी जो कार्यकारी पद्धति है उसके प्रधानमंत्री ही प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहार क्यों नहीं मनाए जा सकते हैं? तो क्यों नहीं मनाए जा सकते हैं धार्मिक त्योहार? क्योंकि सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक धर्म को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए धार्मिक त्योहारों को मनाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों का वर्चस्व रोकने के लिए संविधान क्या करता है? तो अल्पसंख्यकों का जो वर्चस्व है उसको रोकने के लिए जो है वो संविधान जो है वो मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान प्रदान उनको करता है, ठीक है। सुरक्षा उनको प्रदान जो है वो की जाती है मौलिक अधिकारों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो यही प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय राज्य जो है, मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। भारत जो है वो किसी भी प्रकार के धर्म का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमेरिका और भारत की धर्मनिरपेक्षता में मुख्य अंतर क्या है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें अंतर क्या है कि भारत जो है वो राज्यों के धार्मिक मामलों में
सैद्धांतिक हस्तक्षेप जो है वो कर सकता है। अगर भारत को लगता है कि इस धर्म में जो है वो ज़्यादा कुरीतियाँ कोई फैल रही हैं, या फिर किसी कुरीति ऐसी कुरीति है जिससे जो है वो मानव के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको समाप्त भारत का संविधान जो है वो कर सकता है। ठीक है, भारत जो है वो कर सकता है। ठीक है, बाकी जो अमेरिका है वहां पर किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये भी आपने याद रखना है, बारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, संविधान निर्माता भी यही थे, भारतीय संविधान के जनक भी यही कहे जाते हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी को जरूर आपने याद रखना है। बाकी अभी इनका फिलहाल में ही इनकी जो जयंती है वो मनाई गई, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती कब थी और ये कब मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन की भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो थी वो संघवाद की नहीं है। संघवाद की विशेषता नहीं है, तो एकल स्तरीय सरकार जो है वो संघवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि संघवाद जो है उसमें बहुत सारे स्तरों पर सरकार जब होती है तो उसको संघवाद जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो किस अनुच्छेद के समूह में है, तो वो है 14 से 18 के बीच में। ठीक है ना, अनुच्छेद एक्ट जो 14 to 18 है उसमें जो है वो समानता का अधिकार जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर चलता है। ठीक है, 19 to 21। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है 14 to 18 कहते हैं। ठीक है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, अवसरों की समानता है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, ये सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कोई राज्य किसी विशेष धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देता है, तो वह किसका उल्लंघन कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, कि विशेष धर्म के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देता है। ठीक है, राज्य जो है उसने ये मान लिया है कि मैं इस धर्म के लोगों को बिल्कुल भी नौकरी नहीं दूंगा, चाहे वो एलिजिबल हो तब भी वो नहीं दे रहा है। तो ये जो हनन है वो किसका हनन है, उल्लंघन है समानता के अधिकार का। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो आर्टिकल 16 है वो उसमें अवसरों की समानता जो है वो नौकरी के लिए अवसरों की समानता जो है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स में कही जाती है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो जो संविधान है उसके अनुसार न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो न्यायपालिका का उसके अनुसार कार्य है कानूनों की व्याख्या और विवादों का निपटारा, कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का अभाव नहीं है बल्कि सर्वधर्म समभाव है। ठीक है, तो यह कथन किसके विचार के करीब है, तो ये कथन जो है वो किसके विचार के करीब लग रहा है, ये भारतीय विचार के करीब लग रहा है। क्योंकि भारत जो है वो ये मानता है कि भारत जो है उसमें धर्म का अभाव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बल्कि सर्वधर्म समभाव है। भारत जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, समान रूप से सम्मान करता है। ठीक है, तो ये कथन भारतीय विचार के बिल्कुल करीब है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। देख लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चंस देकर जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो भारत को ऐसा नहीं है कि भारत के पास धर्म नहीं है, भारत के पास सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बाकी सर्वधर्म समभाव जो है वो भारत की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कहा जाता है, क्योंकि भारत जो है वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान जो है वो करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। आरटीई एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था, तो आरटीई एक्ट जो है वो 2010 में लागू हुआ था। ये कानून 2009 में बना था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये लागू जो है वो हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है ये बना कब था, तो आपने 2009 देखना है, और अगर आपसे बोला जाता है कि लागू कब हुआ था, तो 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है, वैसे इसको आरटीई एक्ट 2009 ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, बाकी ये बन जो था वो 2009 में ही गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो भारतीय जो संविधान सभा है उसका जो गठन किया गया था वो कौन सी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत बार ये पूछा गया है एग्जाम में। तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके तहत इसका जो था वो गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना तो जो थी उसके तहत भारतीय संविधान
सभा का जो गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक किसे माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को, उनका रक्षक, उनका संरक्षक माना जाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक का के जो मौलिक अधिकार है उनका जो हनन है वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार कौन से अनुच्छेद जो है वो देता है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार जो देता है वो देता है अनुच्छेद 30। ठीक है, जो एक्ट जो है वो 30 एक्ट जो है वो अल्पसंख्यक जो है वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। बाकी धर्मों को ये बिल्कुल नहीं अलाउ करता है कि आप अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलो या वहां पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा दो। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनके द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पेश किया गया था। नेक्स्ट है विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन जो है उसके उससे क्या तात्पर्य है? तो विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून की नजर में सब व्यक्ति जो है वो एक बराबर है। ठीक है, कानून के सामने जो है वो सभी व्यक्ति एक बराबर हैं। ठीक है, और ये जो है ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि कानून के सामने जो है वो सभी व्यक्ति एक समान है। तो ये भी आपने याद रखना है, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों को कृपाण रखने की अनुमति किस अधिकार के तहत प्राप्त है? ठीक है, तो सिख जो है वो किस अधिकार के तहत जो है वो कृपाण अपने साथ, आपने देखा होगा कि कोई भी जो सिख व्यक्ति हैं वो चले रहते हैं तो उनके जो एक तरफ को एक जैसे एक आपको कहें हैंगिंग के रूप में एक तरफ से दूसरी तरफ को जाकर जो है एक कृपाण जो है वो टंगी रहती है, तो वो जो है वो कृपाण होती है उनके पास। तो उसको रखने की स्वतंत्रता जो है या अधिकार जो है किसके तहत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो उनको प्राप्त है उसके तहत वो अपनी सात कृपाण जो है वो कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य का उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता में राज्य का जो उद्देश्य है वो ये है कि शांति स्थापित करना और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, किसी विशेष धर्म को नीचा दिखाना ये बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में ए और बी दिए गए हैं तो यही सही उत्तर रहेगा कि शांति स्थापित करना। धर्मनिरपेक्षता का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि देश में जो है वो शांति बनी रहे। ठीक है, किसी भी विशेष धर्म को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो देश में भी शांति बिल्कुल नहीं बचेगी। तो देश में शांति बनी रहे इसलिए धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, और बाकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो भी भारत के धार्मिक लोग हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी जो है वो धर्मनिरपेक्षता का ही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, भाग 3 में जो है वो भारतीय जो संविधान है उसके मौलिक अधिकारों का वर्णन उसमें किया गया है भाग 3 में। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार आते हैं उसको कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने मुझे ये बताना है कि किस तारीख को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती जो थी वो मनाई गई थी। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और भी क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो किसी वजह से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए आए हो तो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पीछे जो क्लासेस हैं उनको भी जाकर ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्लासेस को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्लास को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।